ओके, तो मान लिया जाए हमने एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक चार्ज था, वो इस प्रकार से मूव कर रहा था। हमने अभी अभी ये नोटिस किया कि जब भी कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में से हम किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से चार्ज को मूव करवाते हैं, तो वो वाले चार्ज के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो वाला चार्ज इस प्रकार से अरेस्ट हो जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है जी, ओके। अब अगर ये चार्ज इसमें अरेस्ट हो गया तो हम लोग अपनी एक बात बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम केवल इतना होता है कि वो चार्जेस की डायरेक्शन को बदल करके उनको हेलिकल शेप में रोटेट करवा देते हैं। ठीक है जी, अब हम अगली बात करते हैं ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पता क्या होता है, लेट अस सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं इसी प्रकार से किसी चार्ज को ऐसे एंटर करवाऊं तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये नोटिस करूंगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाई जाएगी और इसको भी टर्न कर दिया जाएगा। देखो, दोनों ने सेम काम किया। मैग्नेटिक फील्ड ने भी इस चार्ज को क्या किया, टर्न किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी इस चार्ज को टर्न किया। ठीक है जी, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड का मोटिव जो है वो केवल इतना है कि ये चार्ज इसी की ही डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लग जाए। ठीक है जी, परंतु मैग्नेटिक फील्ड का मोटिव ये था कि ये चार्ज इसकी डायरेक्शन में ना मूव करे, इसके आले दुआले अरेस्ट हो जाए, इसके आसपास। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियली जो फोर्स लगाई जाती है वो टर्न करवाने के लिए लगाई जाती है। उसके बाद में जो फोर्स लगाई जाती है वो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने में लगाई जाती है। ठीक है जी, ओके। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को एंटर करवाते हैं तो उस चार्ज की वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो जीरो आता है। मतलब कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को एक ही काम हम दे सकते हैं, वो ये है कि उसको अरेस्ट करवा दो। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज को मूव नहीं करवाता, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज की वेलोसिटी को बढ़ाता नहीं है। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगने लग जाती है ना, Q × E। ठीक है जी, ये फोर्स लगती है उस चार्ज के ऊपर। अगर ये फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगती है तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो होगा, तो अगर वर्क डन होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, राइज कर जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग में एक बात सेट करके रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हमेशा ही वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है, परंतु मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वेलोसिटी कभी भी नहीं बढ़ाई जाती। ठीक है जी, ऑलराइट। इसी के ही साथ में हमने अपनी फोर्स कितनी होती है उसको भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम ज़रा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, वो ये है कि ये जो फोर्स हमने अभी अभी निकाली, ये फोर्स क्या थी, QVB थी। ठीक है, याद रखना ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, ये तीनों की तीनों कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अगर ये तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो हमेशा हम लोग एक प्रिंसिपल बना करके चलते हैं, कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रही है चार्ज की, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो +1 की अपनी एक बात याद करो, +1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी प्लेन शीट हो, आपको इस प्लेन शीट की लेंथ दी हुई है और आपको इस प्लेन शीट की ब्रेड्थ दी हुई है। ठीक है जी, अगर आपको इस प्लेन शीट का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मैंने मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया। अगर कोई हमसे पूछे कि इस एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, तो आपको पता होगा एरिया की डायरेक्शन +1 में हमने सीखी थी, किसी भी प्लेन शीट के एरिया की जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन, इस प्रकार की डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, तो नॉर्मल डायरेक्शन होती है किसी भी प्लेन शीट के एरिया की। तो अब एक चीज सोचने वाली है, यहाँ पर लेंथ किधर थी, इधर थी, ब्रेड्थ इधर थी, परंतु नॉर्मल ये बाहर को आया। ठीक है जी, तो हमेशा याद रखना, अगर कभी भी दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रिजल्ट जो निकलेगा, अगर वो रिजल्ट उन दोनों चीज़ों के परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये जो रिजल्ट निकला, ये नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो लेंथ के भी और ब्रेड्थ के भी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों में प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है,
ये चीज़ हमने टॉर्क में भी यूज़ की थी और प्लेन शीट्स के एरियाज़ को निकालने के लिए भी हमने यूज़ की थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब आप ज़रा नोटिस करो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ठीक है जी। मेरा चार्ज ऐसे गया और ऐसे जाकर के उसके ऊपर फोर्स किधर को लगी, बाहर को लगी, जिस वजह से वो ऐसे टर्न हो गया, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज की वेलोसिटी इधर, फोर्स लग रही है बाहर को। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स एक तरह से नॉर्मल है और ये इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और मेरी फोर्स भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इनमें प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है जी। तो अपने दिमाग में बात सेट कर लो कि फोर्स जो है वो किसके बराबर है, क्यू वी बी, क्रॉस की जगह पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। ऑलराइट, इसी प्रकार से हमने लेफ्ट हैंड रूल की भी कुछ इंट्रोडक्शन को देख लिया। अब आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई दिक्कत नहीं आने वाली लेफ्ट हैंड रूल में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेफ्ट हैंड रूल के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। उन क्वेश्चंस के बाद में 100% बात आपको पक्की हो जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से हमने फोर्स का अभी एक फॉर्मूला निकाला, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमारा जो मेन थर्ड टॉपिक था आज के लेक्चर फ्लो का, वो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करके दिखाओ, ठीक है। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो इसकी डेफिनेशन, ऑलमोस्ट डिस्कस हमने कर ही लिया, ठीक है, परंतु इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में जैसा आपको पेपर में लिख के आना है वैसी डेफिनेशन एक बारी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। देखो, फोर्स का आपके पास में फॉर्मूला आया क्यू वी बी साइन थीटा। आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड नई चीज़ है ना हमारे लिए, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को एक साइड पे रख दूंगा, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड ले जाऊंगा, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में बनी फोर्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा। समझ लगी बात। अब मान लिया जाए कि चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है और वेलोसिटी उस चार्ज की है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है, मतलब कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है जी। मैं एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसमें ये चार्ज की वैल्यू 1 कूलम की है और ये ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इसकी इधर है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना, एंगल 90 डिग्री बना। तो हम लोग अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोल सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बोल सकते हैं फोर्स के बराबर। क्यों, क्योंकि चार्ज भी 1 है, वेलोसिटी भी 1 है, साइन 90 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है जी। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखने के लिए अब हम इस औजार को यूज करेंगे और हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज the force applied on a charged particle whose magnitude is 1 coulomb and is moving with velocity 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन भी अब सेट हो गई, ठीक है। हमेशा पेपर में अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने को बोला जाए, आप यही डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड भी एक प्रकार की फोर्स ही होती है, ठीक है। ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है जी। और ये मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स तब होती है जब चार्ज 1 कूलम का रखा जाए और उसको वेलोसिटी कितनी दी जाए, 1 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। एंड ये तो बहुत कॉमन बात है कि एंगल तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में 90 डिग्री ही होता है, ठीक है जी। ऑलराइट, इसी प्रकार से अब हम एक और बात डिस्कस कर लें यहाँ पर एसआई यूनिट की। देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को ये अच्छी वाली डेफिनेशन देने का जो काम किया था, उन पर्सन का नाम था टेस्ला, ठीक है जी। थॉमस टेस्ला वॉज द फर्स्ट वन हु एस्टेब्लिश्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया और हमें इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूलेज भी प्रोवाइड किए, ठीक है जी। तो हम लोग हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है
SI यूनिट ऑफ B को हम हमेशा टेस्ला बोलते हैं। ठीक है जी। अगर हमसे कोई पूछे 1 टेस्ला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, हम लोग बोलेंगे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला तब होगी जब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन। ठीक है ना। अब 1 न्यूटन फोर्स हमें कैसे पता लगेगा, अरे पता लग जाएगा। 1 न्यूटन फोर्स कोई आकाश की बात नहीं है। 1 न्यूटन फोर्स बड़ी सिंपल बात है। अगर हम अपने हाथ के ऊपर कोई भी 100 ग्राम का बाट रख दें, देखो 100 ग्राम का क्या मतलब होता है, 0.1 kg। ठीक है जी। अगर मैंने, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है m/g। अगर मैं मास रख दूं 100 ग्राम का, दैट इज 0.1 का, g की वैल्यू है 10, तो फोर्स कितनी लग रही होगी, 1 न्यूटन। ठीक है जी। तो अगर मेरे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर उतनी ही फोर्स लग रही है जितने 100 ग्राम बाट के ऊपर, बाट के द्वारा लगाई जा रही है मेरे हाथ के ऊपर, तो मैं फोर्स को क्या बोल दूंगा, 1 न्यूटन। ठीक है जी। तो फोर्स जब 1 न्यूटन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 1 टेस्ला। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट हम लोग मानेंगे टेस्ला। इसी प्रकार से आज के लेक्चर में मैंने सारे के सारे इंट्रोडक्शन आपके साथ में डिस्कस कर ली। इन बातों को हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, और इन्हीं बातों को यूज़ करके हम नेक्स्ट लेक्चर की एडवांस मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी को पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड एक इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि जिस बच्चे को इसके इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए, वो आगे की कहानी में इन बातों को लगाता चला जाता है और सीखता चला जाता है। इसमें आप लोगों की इमेजिनेशन कैपेसिटी ऑफ फिज़िक्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक फिज़िक्स के स्टूडेंट और उसको समझने वाले बंदे के लिए। ठीक है जी। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।